शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र जो व्यवहार निर्माण का विज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और यह शिक्षा शास्त्र का जो व्यवहार निर्माण का विज्ञान है किसी भी स्तर में शिक्षक बनने के लिए आपको सहायता करता है। आज का जो वीडियो का अंक है वह पिछले कुछ रिसर्च के जितने प्रकरण चल रहे हैं अनुसंधान से संबंधित वे स्पेशली यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, उनको भी ध्यानगत रखते हुए मैं बना रहा हूं। तो आप लोग अध्ययन करिए और मन से समझिए। जो बातें न समझ में आएगा आप बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा संतुष्ट करने का। मेरा प्रयास है कि मैं जिस प्रकरण को उठाऊंगा उससे संबंधित जितने प्रश्न आने चाहिए सब पर मैं आपको निश्चित रूप से एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा। तो आज का जो वीडियो है इसका अंक है, इस अंक का जो प्रकरण है वह है वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और वर्णनात्मक अध्ययन। जैसा कि आपने जो टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा, आपको उसका अनुसंधान का जो प्रकार है शोध के प्रकार में देखा आपने कि ऐतिहासिक अनुसंधान है, वर्णनात्मक अनुसंधान है। तो आपने ऐतिहासिक अनुसंधान का अध्ययन कर लिया है। आज जो वीडियो है ये वर्णनात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अध्ययन के बीच में जो एक अंतर है, क्योंकि इससे नेट पे हर साल पेपर में एक दो प्रश्न आते हैं और अगर आप इसको जानते रहेंगे कि वर्णनात्मक शोध क्या है और वर्णनात्मक अध्ययन क्या है, दोनों में अंतर को आप समझते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या हैं एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज क्या हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक दो क्वेश्चन और बेहतर ढंग से आप अपने आप को कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और स्टडी है उसका मूल अंतर आपको इसी लाइन में लिखा मिलेगा कि ये दोनों आपस में अपवर्जक नहीं है। अपवर्जक का मतलब जैसे आप जानते हैं ना, गुणक नहीं है कि जैसे 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 4 होता है, 2 गुणे 3 6 होता है, तो 2 4 6 ये अपवर्जक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपवर्जक नहीं हैं। भिन्नता केवल सामान्यीकरण में है। सामान्यीकरण का जो एक पॉइंट है, ये जो बिंदु जनरलाइजेशन का होता है, ये सामान्यीकरण का जो बिंदु है यही वर्णनात्मक अध्ययन को और वर्णनात्मक अनुसंधान में जो अंतर है उसको डिसाइड करता है। जिसमें सामान्यीकरण होगा वह रिसर्च होगा। इस बात को आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। एक शब्द है जो दोनों में अंतर को समझा रहा है। क्या क्या? ये जो जनरलाइजेशन है, यदि वह जनरलाइजेशन किसी भी अध्ययन की प्रक्रिया में आता है, सामान्यीकरण होता है डिस्क्रिप्टिव में, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं रहा, तब वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। और जिसमें सामान्यीकरण नहीं है वह डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। बात समझे आप कि जिसमें आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। सामान्यीकरण का मतलब ही होता है ऐसा निष्कर्ष जो अधिकतर लोगों पर लागू होता हो। तो यदि आप उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप किसी ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि जो सामान्यीकरण निकाला जा रहा है वो अधिकतर लोगों पर लागू हो रहा है, तो क्या है, वह आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। और जब आप सामान्यीकरण नहीं निकालते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाएगा। जैसे कि केस स्टडी, आपको जानते हैं ना, केस स्टडी वृत्त अध्ययन जो है, इसमें आप इसी उदाहरण से आपको जो आपका ये दोनों कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाएगा। केस स्टडी के द्वारा आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और स्टडी को समझ लेंगे। केस स्टडी क्या होती है आप जानते हैं? केस स्टडी में जब किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है ना, तो जब किसी व्यक्ति की समस्या के कारणों को समझा जाता है, जब किसी व्यक्ति की समस्या के कारणों को समझने तथा उपचार करने के लिए होता है केस स्टडी का उपयोग, तो वह वर्णनात्मक अध्ययन हो जाता है। क्योंकि वहाँ क्या है, केस स्टडी की जा रही है। तो जैसे मान लीजिए कि राम
नामक एक व्यक्ति है, उसका केस स्टडी किया जा रहा है। उसके जो भी दिनचर्या के शुरू से लेकर के लास्ट तक, जो अंत तक की जो भी प्रक्रिया दिन भर की है, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है तो केस स्टडी में। और इसलिए किया जा रहा है कि जो उसकी समस्याएं हैं, व्यक्ति की समस्या जो है, उसके कारणों को समझा जा सके और कारणों को समझ करके उसका उपचार किया जा सके। यदि उसके कारण को व्यक्ति की समस्या को ध्यान से समझ रहे हैं ना, व्यक्ति की जो समस्या है उस समस्या क्यों है, उसके कारणों को समझने के लिए और उपचार करने के लिए केस स्टडी किया जा रहा है, तो ये क्या है, तब यह वर्णनात्मक अध्ययन है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। लेकिन जब केस स्टडी के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, तो वह वर्णनात्मक शोध हो जाता है। जैसे कि फ्रायड और पियाजे महोदय का जो शोध है, फ्रायड जो शोध किए ड्रीम एनालिसिस का और अचेतन का, इस तरह का जो भी उनका शोध था, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी की एक थ्योरी डेवलप की, जिसको आप जानते हैं साइको एनालिटिक थियरी कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। आप देखे होंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यह भी इसी केस स्टडी के आधार पर था। अंतर यह था कि जो केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में की जा रही है, वह एक व्यक्ति की समस्या को ध्यानगत रखते हुए एक व्यक्ति की समस्या के कारणों का और अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि उसका उपचार किया जा सके। लेकिन यहाँ पियाजे और जो फ्रायड का हमने उदाहरण दिया है, यहाँ जो अध्ययन किया गया, यहाँ अध्ययन का मूल लक्ष्य है कि किसी नए सत्य की स्थापना करना। पियाजे महोदय ने बहुत सारे लोगों की केस स्टडी की, ड्रीम एनालिसिस किया, उनको उनके जो ऊपर साइको एनालिटिक थियरी का उपयोग किया। पियाजे महोदय ने स्कीम और तमाम चीज़ों के संदर्भ में बहुत सारी केस स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी बनाई, तो वो बहुत सारी केस स्टडीज जो कई की थी, तो उनके आधार पर भी एक कंक्लूजन तक पहुँचे, एक जनरलाइजेशन तक पहुँचे। और जब जनरलाइजेशन आ जाएगा तो आपको पता है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इस शब्द को, कि जब भी सामान्यीकरण का प्रत्यय प्राप्त होगा आपको, अध्ययन की प्रक्रिया में वर्णनात्मक अध्ययन ही है वह, लेकिन जब वर्णनात्मक अध्ययन में आपको क्या मिलेगा, सामान्यीकरण मिल जाएगा, तो वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा, वह विवरणात्मक शोध हो जाएगा। तो आइए इसके विवरणात्मक शोध के बारे में हम इस वीडियो के बाद देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ अभी हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि वर्णनात्मक अध्ययन जो है, ये स्टडीज, वो वर्णनात्मक अध्ययन जो है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो है, उसका वर्गीकरण कैसे हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का वर्गीकरण इस तरह से आपको देख सकते हैं। इसको जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज को आप मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग में जो पहला है वो है स्थिति अध्ययन या सर्वेक्षण। स्थिति अध्ययन यानी वो जो स्थिति है उसका अध्ययन करना, तो ये सर्वेक्षण हो जाएगा, ये सर्वे हो जाएगा, अंग्रेजी में उसके सर्वे कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये सर्वे हो जाएगा। और ये सर्वे 2 प्रकार का हो सकता है, सामाजिक सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण, सोशल सर्वे एंड ओपिनियन पोल। अब ये देखिए, यहाँ आपको सर्वेक्षण के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि स्थिति अध्ययन या सर्वेक्षण जो होता है वही एक प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या है। पिछले वीडियो में आपने देखा है विवरणात्मक में, ये विवरणात्मक का ही प्रकार है, इसलिए इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या है, स्थिति क्या है इस समय की, इसका अध्ययन करता है। इस वजह से ये सोशल सर्वे जो हो गया, सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है। अब सामाजिक सर्वेक्षण में क्या करते हैं, किसी विशेष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का विश्लेषण करते हैं। कोई समुदाय आपने ले लिया, कोई भी समुदाय ले लिया, उस समुदाय की, जैसे आपने ले लिया कि जो
दिन ब दिन घूमने वाले घुमंतु प्रजातियां हैं, उनके जीवन के ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका सोशल सर्वे हो गया, क्योंकि आपने घुमंतु प्रजातियों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन का विश्लेषण करना चाहा है। तो ये अध्ययन किसका हुआ? ये अध्ययन हो गया सामाजिक सर्वेक्षण हो गया। और दूसरा जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल लिया जाता है ना, बहुत बार होता है ओपिनियन, जनमत सर्वेक्षण किया गया है कि चुनाव हुए हैं, क्या परिणाम आएगा, किसके मत में। आप जब न्यूज़ देखते हैं तो देखिए किस तरह से हवा बांधी जाती है कि देखिए 100% गारंटी के साथ एकदम करेक्ट ओपिनियन पोल, इस चैनल पर, उस चैनल पर, इस चैनल पर। तो क्या होता है, वो विवादात्मक विषय हैं, उन विषयों पर जो है आम लोगों की राय या अभिवृत्ति जानने के लिए ये ओपिनियन पोल का उपयोग किया जाता है। जिसे आपने बहुत बार रोज देखते हैं, ये पेपर्स में आते रहते हैं, या फिर आपकी मोबाइल स्क्रीन में भी ओपिनियन पोल होता रहता है कि ओपिनियन पोल में भाग लीजिए, कैसी चल रही है आपकी सरकार, कोरोना के संक्रमण के संदर्भ में क्या स्थिति है, आपकी राय में अच्छा है, बुरा है, भला है, बेकार है। इस तरह से जो है तो विवादात्मक विषयों पर आम लोगों की राय या अभिवृत्ति जानने का जो तरीका है तो वह क्या है? ओपिनियन पोल है, जनमत सर्वेक्षण है। यह जो है सर्वे की अध्ययन का 2 भाग हुआ। इसके बाद हम विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में आप देखिए, जो विश्लेषण शब्द है इसका तात्पर्य यही है कि किसी प्रत्यय को छोटे छोटे भागों में करके समझना। और विश्लेषण में 2 बातें होती हैं, आप कार्य विश्लेषण करते हैं और उपनति विश्लेषण करते हैं, और यानी जो आपका ट्रेंड चल रहा है, जॉब एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी कर्मचारी को के उन क्रियाकलापों का विश्लेषण किया जाता है जो वह दायित्व निर्वाह के लिए करता है, आप जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी होगा तो वो कुछ ऐसा करेगा जिसको उसको दिया गया है, उसको जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करने के लिए दिया गया है। तो किसी कर्मचारियों के उन क्रियाकलापों का विश्लेषण इसमें किया जाता है जिसको कि वो रिस्पॉन्सिबल है, जो किसको करना चाहिए। जैसे एक बैंक कर्मचारी को उसकी जो जॉब एनालिसिस है, उसका जॉब एनालिसिस है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेगा और साथ ही साथ जो बैंक्स के रूल हैं उनका फॉलो करेगा। तो जो ये बातें हैं ये उन क्रियाकलापों का विश्लेषण के द्वारा ज्ञात हो जाएगी। उपनत विश्लेषण का मतलब क्या है? ट्रेंड जो चल रहा है, इस समय का जो दौर है, जो वर्तमान में चलने वाला है, उसको कहते हैं कि इसमें विगत से लेकर के सारी, ये बच्चे विगत से लेकर के वर्तमान का विश्लेषण करते हैं। विगत माने जो बीता हुआ है उससे लेकर के वर्तमान तक विश्लेषण करते हैं, और यदि परिवर्तन लाने वाले कारक समान रहे तो भविष्य में क्या स्थिति होगी उसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1950 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 2020 में भारत की जनसंख्या कितनी है, और 1950 में भारत में जो घुसपैठियों की समस्या थी वो कैसी थी, 2020 में कैसी है, फिर 2050 में उससे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो जो पिछला हमारा अतीत है उससे हम वर्तमान का विश्लेषण कर सकते हैं, और यदि परिवर्तन लाने वाले कारक समान हैं तो उनका भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं कि इस घुसपैठियों की समस्या के कारण 2050 में क्या स्थिति हो सकती है। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद जो वर्णनात्मक अध्ययन है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, इसका तीसरा भाग आपके सामने है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन करना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुणात्मकता की जांच की जाती है और मूल्य प्रदान किया जाता है। ये मूल्यांकन 2 प्रकार के होता है, एक तो कार्यात्मक मूल्यांकन, दूसरा अनुवर्ती अध्ययन। प्रोग्राम एवल्यूएशन का मतलब है वो कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है, जिसमें इसमें जो है किसी कार्यक्रम, इसमें जो है किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन
उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और अपेक्षाओं के आधार पर होता है। आप जानते हैं किसी कार्यक्रम को जो तय किया जाता है, कोई कार्यक्रम जब निर्धारित किया जाता है तो उस कार्यक्रम का निर्धारण करने के पीछे क्या होता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे आपका जो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके उद्देश्य हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं, या फिर टेक्निकल प्रोग्राम्स की जो ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चले उसके निर्धारित उद्देश्य हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं। अब उस प्रोग्राम व कार्यक्रम सफल रहा कि नहीं सफल रहा, उसकी जांच किसके आधार पर करेंगे, उसके जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं जिन पर उसका निर्माण किया गया है और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसके आधार पर किया जाता है। इसके बाद देखें तो अनुवर्ती अध्ययन क्या है, फॉलो अप स्टडी क्या है। अनुवर्ती अध्ययन का मतलब है जब कोई संस्था इसमें यानी अनुवर्ती अध्ययन में उन व्यक्तियों का अध्ययन करती है, अनुवर्तन करती है, अनुवर्तन मतलब फॉलो अप करती है, जो उसके किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को पूरा करके जा चुके हैं। जो उसके मतलब कि जो व्यक्ति आपके साथ संस्था के साथ पहले कार्य कर चुका था और उन व्यक्तियों का अनुवर्तन करती है, फॉलो करती कि वे कब क्या करते थे। मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, वो अपने जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा जो एजुकेशनल अचीवमेंट हुआ था उसको फॉलो अप करना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है, तो क्या करेगा कि वो एक्स प्रिंसिपल साहब के जो भी क्रियाकलाप थे, क्लास जो भी शुरू होता था पर डे सेशन स्कूल का, कॉलेज का, तो कितने बजे शुरू होता था, कब वे आते थे, तो क्या होता था, वे कैसे करते थे, कहाँ जाते थे, कब करते थे, इन सब बातों का वह फॉलो अप करता है। उनका वो वैसे ही करना चाहता है जैसे वे किए थे। तो अगर वैसे ही करना चाह रहा है तो यह फॉलो अप हुआ, यही क्या हुआ, अनुवर्ती अध्ययन हुआ। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बारे में डिफरेंस समझा। और इसका मूल आपको एक प्रश्न तो यहाँ कन्फर्म मिलेगा कि यह जो अंतर है कैसे आप ज्ञात करते हैं, तो सामान्यीकरण के आधार पर ज्ञात करते हैं। वर्णनात्मक अध्ययन में आप सामान्यीकरण तक नहीं पहुँचते हैं, जबकि वर्णनात्मक शोध में आप सामान्यीकरण यानी एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। और ये कितने वर्णनात्मक अध्ययनों का जो वर्गीकरण है, इन बातों को भी आप याद रखिएगा। सामाजिक सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, उपनति विश्लेषण, कार्यक्रम मूल्यांकन और अनुवर्ती अध्ययन, इसमें से भी एक दो प्रश्न पक्का आएंगे। तो आप जो है इनका ध्यान से अध्ययन करिए और जो बातें आपको न समझ में आए तो आप जो है बिना संकोच आइए, मैं जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार।